नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ रवीश। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से पहले नया दांव चला है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से एक अहम अपील की है और कहा है कि भारतीय रुपये पर गांधी जी के साथ साथ मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो होनी चाहिए। इससे सुख समृद्धि आएगी और पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि नए नोटों से इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता जा रहा है। आम आदमी पर इसका असर साफ नजर आ रहा है। इसकी मार आम आदमी को भुगतनी पड़ रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी चाहती है कि भारत अमीर देश बने, लोग अमीर बने। इसके लिए कई सारे कदम उठाने पड़ेंगे। बड़ी तादाद में अस्पतालों का निर्माण करना है, स्कूल खोलने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। केजरीवाल ने कहा कि हमारी कोशिश तभी कामयाब होगी जब हमारे पास भगवान का आशीर्वाद होगा। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि काफी मेहनत करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं आता। ऐसे में भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो नतीजे आने लगते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रही है। हम सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से डॉलर के मुकाबले में रुपया दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है और इन सब चीज़ों की मार हमारे देश के एक आम आदमी को भुगतनी पड़ती है। ऐसा क्यों है कि आज भी भारत एक विकासशील देश है। 75 साल हो गए आज़ादी को, आज भी विकासशील देश, गरीब देश माना जाता है। हम सब चाहते हैं कि भारत विकसित देश बने। हम सब चाहते हैं कि भारत अमीर देश बने और हम सब चाहते हैं कि हर भारतवासी, भारत का हर परिवार अमीर परिवार बने। इसके लिए बहुत सारे कदम उठाने की ज़रूरत है, बहुत सारे स्टेप्स लेने की, बहुत सारे एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। हमें बड़ी संख्या में स्कूल खोलने हैं, हमें बड़ी संख्या में अस्पताल बनाने हैं, हमें बड़ी संख्या में बहुत बड़े स्तर के ऊपर बिजली का, सड़कों का, इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना है। लेकिन एफर्ट्स तभी फलीभूत होते हैं जब हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। एफर्ट्स करने चाहिए, हम सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन हम कई बार देखते हैं कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नतीजे नहीं आ रहे। उस वक्त लगता है कि अगर देवी देवताओं का आशीर्वाद हो तो एफर्ट्स फलीभूत होने लगते हैं, एफर्ट्स के नतीजे आने लगते हैं। परसों दिवाली थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने अपने अपने घर पे श्री गणेश जी और श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया। हम सब लोगों ने भगवान से सुख शांति की प्रार्थना की। हम सब लोगों ने अपने अपने परिवार के लिए, देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। हम ये भी देखते हैं कि जितने बिजनेस करते हैं, व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सब लोग अपने अपने यहाँ अपने कमरे में ज़रूर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की मूर्ति लगा के रखते हैं और रोज़ सुबह काम शुरू करने के पहले उनकी पूजा करते हैं। आज मेरी केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा।
अरविंद केजरीवाल की बात आपने सुनी। बिहार की अब बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में विधायक आवासन योजना के तहत विधायकों के लिए बनाए गए आवासों का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने बनकर तैयार नए आवासों का निरीक्षण भी किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने विधायकों को नए आवास जो मकान है उनकी चाबी भी सौंपी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायकों के लिए बन रहे आवास में हो रही देरी से काफी चिंतित दिखे और मंच से ही नाराजगी जाहिर की। सीएम नीतीश ने भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि को तल्ख निर्देश दिए। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधायकों को आवास मुहैया कराने को लेकर 5 साल पहले विधायक आवासन योजना की उन्होंने शुरुआत की थी। पटना में वीरचंद पटेल पथ पर पुराने बंगलों दरबारनुमा फ्लैट को तोड़कर सभी विधायकों के लिए मॉडर्न आवास का निर्माण किया गया। इस पर 450 करोड़ रुपए खर्च होना था, लेकिन काम में काफी देरी हुई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। सरकार की काफी कोशिशों के बाद भी विधायकों के लिए बनने वाले आवास पूर्ण नहीं हो सके। अब जाकर नीतीश कुमार ने पूरे हुए आवास की चाबी विधायकों को सौंपी है। हालांकि अभी भी 60% से ज्यादा आवास का काम पूरा नहीं हो सका है। और वहाँ 20 बचा हुआ है और यहाँ तो अभी समझ लीजिए कि सिर्फ 65 हुआ है, होना है 243। और ये सब जो जानते हैं पहले से, इसके लिए नियम हम लोगों ने बना दिया है कि कोई भी बिल्डिंग जो होगा वो पहले ही से अलग अलग जिले के अलग अलग क्षेत्र के लिए वो अलॉटेड रहेगा विधायकों के लिए, और उनको वो मिलेगा। जैसे ही आवेंगे वो इसमें रहेंगे। अगर उसमें से कोई और लोग हो गए जिनको अन्य जगह मिला तो ये बंद रहेगा, अन्य जगहों पर जाएंगे, वो किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए जो तय रहेगा, यानी जितने विधायक हैं, जितने विधान पार्षद हैं, उन सब लोगों के लिए एक एक बिल्डिंग तय रहेगा कि जब भी जो भी होगा उस स्थान से उन्हीं को मिलेगा वो जगह। तो इसके लिए ये सब किया गया है। अब देखिए, हम तो चाह रहे हैं, बराबर बात हो रही है, अच्छा होगा कि और तेजी से करके इसको हो जाए तो बड़ा बड़ी खुशी होगी। तो वहीं लोक आस्था के महापर्व छठ के साथ बिहार की पहचान जुड़ी हुई है। बिहार के बाहर छठ महापर्व का जैसे जैसे प्रसार हुआ, वहां छुट्टियां भी घोषित होने लगी हैं। लेकिन बिहार में इसके उलट नीतीश सरकार ने छठ महापर्व के मौके पर एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे सरकारी सेवकों के बीच भारी नाराजगी है। दरअसल राज्य के मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने छठ के मौके पर अवकाश को रद्द कर दिया है। विभाग की तरफ से एक सरकारी आदेश जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि छठ पूजा के मौके पर कोई अवकाश नहीं रहेगा और सामान्य दिनों के मुताबिक ही कामकाज होगा। सरकार के इस फैसले से विभाग के कर्मचारियों में भारी नाराजगी है। बात अब गुजरात की भी करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजराती नव वर्ष के पहले दिन को चिन्हित करने के लिए गांधीनगर के पंचदेव और अडालज के मंदिर वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान को नमस्कार किया और भगवान का आशीर्वाद भी लिया। सीएम भूपेंद्र पटेल ने राज्य और राज्य के सभी नागरिकों के कुशल मंगल भलाई के लिए प्रार्थना की। पूजा के बाद सीएम ने सभी को गुजराती नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि गुजराती नववर्ष दीपावली के अगले दिन गुजराती समुदाय के लोग बड़े ही धूमधाम से मनाते आए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुजराती न्यू ईयर माना जाता है, जिसे बेस्टू बरस के नाम से भी मनाया जाता है। सीएम ने आगे कहा कि व्यापारियों के लिए दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये उनके लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। तो भूपेंद्र पटेल ने सबको शुभकामनाएं दी, पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। गुजरात के सीएम गुजराती नववर्ष की शुरुआत हुई तो गुजरात के जो लोग हैं उनको उन्होंने शुभकामनाएं दी, सबको बधाइयां दी, पूजा अर्चना भी की, प्रार्थना भी की। भूपेंद्र भाई पटेल की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंदिर के बाहर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि व्यापारियों के लिए यह वर्ष काफी अहम रहने वाला है। तो दिवाली के एक दिन बाद गुजराती नववर्ष की शुरुआत, ऐसा है माना जाता है।
बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान इसे एक मिशन के तौर पर देख रहे हैं। बीते कुछ दिनों से सीएम रोज मॉर्निंग मीटिंग ले रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मॉर्निंग मीटिंग के दौरान सड़कों की समीक्षा की। मीटिंग के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने सड़कों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने खोदी गई सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही एक पखवाड़े के बाद पुनः सड़कों का निरीक्षण करने की बात कही। सीएम ने इस संबंध में अफसरों से ठेकेदारों पर नकेल कसने की बात कही। साथ ही लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं सीएम ने अधिकारियों से कहा कि 15 दिन बाद वो फिर से सड़कों की समीक्षा बैठक करेंगे। दरअसल राजधानी भोपाल में बारिश के बाद सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। कई महत्वपूर्ण इलाकों में पता नहीं चलता कि सड़क है या गड्ढा। बारिश खत्म होने के बाद सड़कों का रिस्टोरेशन नहीं हुआ है। आम लोगों की शिकायत के बावजूद अधिकारी इन सड़कों की ठीक नहीं कर रहे। गड्ढों के कारण लोग हादसे का भी शिकार हो रहे हैं। शिवराज सिंह ने भोपाल की सड़कों का औचक निरीक्षण किया। भोपाल के प्रमुख मार्गों पर जाकर सीएम ने सड़कों का हाल जाना। रात में सड़कों की खराब स्थिति को देखकर उनका पारा हाई हो गया। अचानक भोपाल निकला था और जब मैं गया भोपाल की कुछ सड़कों पे जिनमें हमीदिया रोड वगैरह सब सम्मिलित है, हमीदिया रोड से निकलते हुए शाहजहानाबाद से होते हुए मैं आया तो उनकी इतनी दुर्गति होगी मेरी कल्पना नहीं थी। ये कौन के पास है रोड? नहीं, ये बहुत दुर्गति है। पीडब्ल्यूडी हो आप हो बता, मैं भोपाल में ये हालत है तो बाकी जगह क्या होगी? वो तो कल मैं उन सड़कों पर निकल गया तो मुझे बहुत बुरा लगा। नहीं देखिए, रोज ये गड्ढे 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 आते हैं भाई। हम अकर्मण्य क्यों हैं बिल्कुल, और टाइम पे चीजें क्यों शुरू नहीं करते? अखबार देखो गड्ढों से भरे हुए हैं। क्या तकलीफ हो तो मुझे बताओ। ऐसा थोड़ी होगा राजधानी में ये हाल है तो बाकी जगह क्या होंगे? मैं देखो इफेक्टिवली काम करूं, मुझे ठीक नहीं लगा ये। ऐसा थोड़ी होता है कि रोज गड्ढे की खबरें ही पढ़ता रहूं मैं। आप कोऑर्डिनेट करें और ठीक करें, और मुझे परिणाम चाहिए। मैं 15-20 दिन बाद फिर निकलूंगा उस रोड। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन लाइफ को साकार करने और मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गोवर्धन पूजा की। इस मौके पर भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पूजा का कार्यक्रम हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूजा कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। पूजा के बाद सीएम ने कहा कि हमारी जीडीपी ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट के बिना अधूरी है और मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है। सीएम ने 16 नगर निगम में ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हर शहर को ग्रीन रखने के लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने जनता को बिजली पानी बचाने, लकड़ी की जगह गोकास्ट का इस्तेमाल करने, प्राकृतिक खेती करने और फसलों की पराली न जलाने का संकल्प दिलाया। पर्यावरण को बचाना हमारी अनिवार्यता है, हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकास, लोगों की रोजी रोटी, वो भी जरूरत है। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा। हमको संतुलन पैदा करने का प्रयास करना पड़ेगा। हमको बिजली भी चाहिए। आज अगर कोई ये सोचे कि बिना बिजली के काम चल जाएगा, तो बिजली के लिए हम लोग थर्मल के मुकाबले हम कैसे सूरज की बिजली बनाए उस पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक पावर प्लांट हमने रीवा में लगाया 750 मेगावाट का। एक पावर प्लांट हम ओमकारेश्वर बांध में सोलर पैनल बिछा रहे हैं। तो सूरज की बिजली ये कई जगह बन रही है। शाजापुर में हम बना रहे हैं, नीमच में हम बना रहे हैं, मुरैना में बनाने वाले, छतरपुर में बनाने वाले, वो कोशिश भी सरकार करने वाली है। तो वो कोशिश भी हम करते रहे लगातार, ताकि हम ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी का प्रयोग करके अपनी धरती को और पर्यावरण को सुरक्षित बचाने का काम कर पाए। लेकिन इसके पहले मैं ग्रीन सिटी इंडेक्स रैंकिंग की जो बात आज हुई है, मैं विभाग को बधाई देता हूं। अरे हमारे शहर हमारे हैं, क्या हम उनको बंजर बना देंगे? क्या हरित आवरण पूरी तरह से समाप्त कर देंगे? लगातार मैं पेड़ लगा रहा हूं, कई लोग पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन हर एक शहर को यह अभियान हाथ में लेना पड़ेगा कि हमारा शहर ग्रीन रहेगा, हरा भरा रहेगा और हम निरंतर पेड़ लगाएंगे। मैं आज अपील करना चाहता हूं संपूर्ण समाज से कि आइए, सरकार भी साथ खड़ी हो और हम भी साथ मिलके गाय का उपयोग कितना है ये तो सोचें, गोवंश का उपयोग कितना है ये तो सोचें। मध्य प्रदेश में लगभग 1,87 लाख से ज्यादा गोवंश है और उनमें से कई आज सड़क पे है। ये बात सही है, और सड़क पे है तो उसके कारण गोवंश भी दिक्कत में है, उसके कारण व्यवस्था भी दिक्कत में है। और इसलिए हमको दूसरा काम करना पड़ेगा। हम
अपने गोवंश की चिंता करें। तो एक उपाय है, हम गौशालाएं खोलें। और गौशाला मध्य प्रदेश में अभी लगभग 1700 संचालित है, अभी 1404 और पूरी हो गई है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जबलपुर के गंगईबीर में गोवंश वन विहार का हम प्रारंभ कर रहे हैं। सालरिया में गो अभयारण्य हमने प्रारंभ किया है। लेकिन गाय का जो गोमूत्र और गोबर है, गोवंश गई, उसका बेहतर उपयोग कैसे करें, उस दिशा में भी हमको काम करना पड़ेगा। और इसलिए गोवर्धन योजना के अंतर्गत गोबर से गैस और सीएनजी के निर्माण के लिए इंदौर में काम प्रारंभ हो गया। अभी जबलपुर में भी हम प्रारंभ कर रहे हैं, ग्वालियर में हम शुरू कर रहे हैं। गाय के गोबर से और गोमूत्र से कई औषधियां बनती है, अलग अलग इतने उपयोग है कि ढंग से गौशालाएं चले तो गौशालाएं आत्मनिर्भर हो जाएंगी। सरकार अपनी तरफ से हर पंचायत में धीरे धीरे गौशाला खोलने का प्रयास करेगी। देश भर में गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर सीएम आवास में गायों की पूजा की। उन्होंने उत्तराखंड वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही उनकी पत्नी गीता धामी ने भी गायों की पूजा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को सुख, सौभाग्य, समृद्धि प्रदान करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। सीएम ने प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने खास तौर पर प्रदेश की युवा पीढ़ी का आह्वान कर कहा कि युवा पीढ़ी अपनी प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए आगे आए। हरियाणा की खट्टर सरकार के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए कल्याण की कई योजनाएं चलाई। इस दौरान विपक्ष ने सरकार की आलोचना भी की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई मौकों पर विपक्ष के अच्छे सुझावों को अपनाने का काम भी किया। इस दौरान उन्होंने किसान से लेकर छोटे व्यापारी और गांव के लोगों से लेकर युवाओं के लिए चलाई गई योजनाओं की जानकारी दी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा सरकार का 9वां साल शुरू हो गया है। अपने कार्यकाल में सरकार ने 3 C को कम करने के लिए काम किया है, जिसमें करप्शन, कास्ट और क्राइम है। सरकार ने इन तीनों ही बुराइयों से लड़ने के लिए लगातार काम किया है। इसी प्रकार राज्य सरकार ने 5S को प्रमोट करने के लिए भी बेहतरीन काम किया है। 5S में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान और स्वावलंबन शामिल है। लगभग 30,000 लोगों को बैंक के ऋण पिछले 6 महीने में ही हमने दिलवाए हैं। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कोई छोटा उद्योग है, छोटा कोई अपनी दुकान है, अपना कोई ऐसा काम है जिसमें से उनको आय बढ़ जाए और एक बहुत नीचे लेवल के लोगों को एक संतुष्टि है। तो इस नाते से ये काम हमने इसमें किया है। अगर मैं इसके आगे बढ़ता हूँ, एक एक वर्ग के नाते, किसानों के नाते बहुत काम किए हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जिसका मैं उल्लेख करूंगा, मैं 7-8 काम ऐसे उल्लेख करूंगा जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि 8 साल में 8 कमाल जैसे कह सकते हैं ना, इस प्रकार के काम बहुत है। कई बार हमारे डीपीआर साहब ये कहते हैं कि जब कभी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती तो मुझे समझ नहीं आता क्या छोड़ूं क्या निकालूं। सैकड़ों की संख्या में इनके सामने, क्योंकि सारा रिकॉर्ड इनके पास रहता है, फिर भी कोशिश करके हमने कहा कि प्रमुख 8, उसके बाद कुछ और उल्लेख करेंगे। तो ये भी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा किसानों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हर किसान को यानी उसका फसल कहाँ क्या बोया है उसको समय पर उसकी प्रोक्योरमेंट के नाते उसको सुविधा मिल जाए, ठीक से पेमेंट उसकी खाते में पहुंच जाए, और कभी कोई खराबा हो जाए तो उस फसल का उसको कंपनसेशन मिल जाए। तो एक ऑनलाइन सिस्टम हर किसान को ही पता लग जाता है, सरकार को भी पता लग जाता है, मंडियों को भी पता लग जाता है कि हमने व्यवस्थाएं क्या करनी है। तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर किसी को, अभी तो जो प्रोक्योरमेंट की फसलें हैं वही डालते हैं, हम योजना ये बना रहे हैं, बल्कि कहा भी है डिपार्टमेंट को कि हम लोग आगे चल के हर एकड़ का डाटा ये हमारे पास होना चाहिए। इवन अगर जमीन खाली भी रह गई है उसका डाटा भी मंगाओ, और खाली क्यों छोड़ी है। कुछ किसान योजना से खाली छोड़ते हैं उसकी उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। कहीं पानी भरा हुआ है, नहीं बिजाई होती है, कहीं बीज बोया है, पैदा नहीं हुआ है। तो ऐसे कई जो बातें रहती है, तो हर एक एकड़ का हमारे पास समाधान चाहिए कि हम उसमें कैसे जमीन इसकी ठीक कर सकते हैं, उपजाऊ बना सकते हैं, उसकी उपज को खरीद सकते हैं, कंपनसेशन दे सकते हैं। तो ये मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये एक बड़ा कार्यक्रम हमने किया है। वैसे तो ये सारे कार्यक्रम जो है ना आईटी के ऊपर आधारित है। हमने इन सारे सिस्टम में आईटी का उपयोग इसको बड़ी मात्रा में बढ़ाया है। यानी
कभी समय था आईटी लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐसी चीज थी कि लोगों को आश्चर्य लगता था कि ये भी सिस्टम है, ऐसा भी बन सकता है। हम भी छोटे होते थे तो मोदी जी ने शौक लगा दिया हमको कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर करते करते आज सारी चीजों का ऐसा लग रहा है कि सारी समस्याओं की आधी से ज्यादा समस्याएं इसमें हम हल कर सकते हैं। डाटा जितना हरियाणा में हमने इकट्ठा किया है इतना शायद ही किसी प्रदेश ने डाटा इकट्ठा किया, बल्कि हमारे सर्वर छोटे पड़ गए हैं। नए सर्विस की, नया स्पेस खरीदने की योजनाएं बन रही है। तो इसलिए ऑनलाइन सिस्टम को हमने बढ़ाते हुए ऑनलाइन सेवाएं लगभग 42 विभागों की 547 ऑनलाइन सेवाएं ये अंत्योदय सरल पोर्टल पर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने अधिकारियों को 2 टूक हिदायत दी कि जमीनी विवादों का तुरंत समाधान सुनिश्चित किया जाए। किसी भी गरीब या सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं देखना चाहिए। साथ ही अगर कोई गरीब सरकारी जमीन पर रह रहा है तो उसे शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कर उसके व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। बता दें कि सीएम योगी ने निर्देश जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान दिए। मंदिर परिसर में महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद गए और एक एक कर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई महिलाएं जमीन से जुड़े विवादों में फरियाद देकर पहुंची थी। यूपी की जनता के स्वास्थ्य के लिए सदैव सजग रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दरियादिली देखने को मिली है। सीएम योगी ने पैरालिसिस के गंभीर रोग से पीड़ित दिलीप शाह को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान ये सहायता राशि का चेक प्रदान किया। बता दें कि सीएम योगी ने गंभीर रोगों के इलाज के लिए सरकारी खजाना खोल रखा है। इलाज के लिए आर्थिक सहयोग के सभी जरूरतमंद लोगों के आवेदनों के फौरन समाधान को लेकर वो हमेशा अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। अब तक सीएम योगी मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से कई गुना धनराशि मरीजों को उपलब्ध करा चुके हैं। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।